तो ये इनकी परफ्यूम्स की कलेक्शन ऑलमोस्ट 1 लाख से ऊपर की है। सैलरी 2 लाख रुपए है। जस्ट इमेजिन ओके कि इतने रुपए हैं। कंसिडर कि इसका 25% के आसपास आई हैव अ होम लोन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है एज कंपेयर टू मेरे जो बाकी के वीडियोस थे। तो इस वीडियो का मैं कॉन्टेक्स्ट आपको बता देता हूँ। ये जो वीडियो होने वाला है ये स्मॉल फाइनेंस के ऊपर होने वाला है, मतलब बेसिक फाइनेंस के ऊपर होने वाला है। एक सैलरीड पर्सन, और जब भी आप कमाना शुरू करते हो, कोई भी पर्सन, आप आइदर बिजनेस कर रहे हो या सैलरीड पर्सन हो, कोई भी जब आप कमाना शुरू करते हो तो आप फाइनेंस को आपको किस तरीके से देखना चाहिए, वो सारी चीजें बात करेंगे। और बात करेंगे एक अच्छे खासे एक हैंडसम सैलरी पर्सन की फाइनेंस के बारे में हम लोग जानेंगे, और उसकी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानेंगे, उसके म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे। सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। तो ये मेरा फ्रेंड है निशांत सिंह, जो कि एक बहुत ही अच्छी खासी हैंडसम सैलरी के साथ है। तो इससे हम इसके बारे में बात करेंगे और सारी चीजें इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्मल इंट्रोडक्शन से। तो निशांत, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो गाइस, सो मैं गौतम को प्रॉब्ली फ्रॉम द कॉलेज से जानता हूँ इनको, एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज अ सीनियर डेटा साइंटिस्ट इन शैडोफैक्ट्स, एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है, उसमें एज अ सीनियर डेटा साइंटिस्ट आई एम वर्किंग एज ऑफ नाउ। एंड गौतम के साथ मैं कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ, सो वी हैव बीन फ्रेंड्स ड्यूरिंग द कॉलेज डेज। या सो दैट्स माय इंट्रोडक्शन गाइस, यू कैन गो अहेड। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं निशांत से ये पूछना चाहता हूँ कि एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी निशांत क्या होनी चाहिए एज ए कोई भी पर्सन, अगर कोई सैलरी स्टार्ट करता है या अपनी इनकम स्टार्ट करता है तो उसकी एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? सो देखो गाइस, इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। कभी कभी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। सो अगर आपकी फैमिली ज़्यादा डिपेंडेंट है या कम डिपेंडेंट है, वो सारी चीज़ें, लॉट ऑफ फैक्टर्स हमें कंसिडर करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दैट। सो अगर हम डिपेंडेंसी की बात करें तो लेट्स सपोज आपने अभी भी अर्न करना चालू किया, अपने कॉलेज से निकले हो, यू स्टार्टेड अर्निंग मनी, बट नाउ व्हाट हैपेंस इज अगर आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, आपके पेरेंट्स के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा जो वो जर्नी है अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की थोड़ी अर्ली स्टार्ट करो। बट अगर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, राइट, सो आई वुड से कि थोड़ा एंजॉय कर लो, क्योंकि बेसिक क्या होता है भैया, हाँ, बेसिकली जो लोगों को फाइनेंस कोई अपने कॉलेज में चालू करते, सो मैं अपनी कहानी वैसी चालू हुई थी कि अपन कॉलेज में काम करते, कॉलेज में थे, घर से पैसा आता था, लिमिटेड पैसा आते थे, पैसा आता था, उसी में अपना रोजा गुजारा। लेकिन जब हम रहते भी थे कॉलेज में, सो वी हैव सर्टेन थिंग्स ना कि पैसा आएगा तो ये करेंगे वो करेंगे, हाँ। लेकिन कभी हो नहीं पाया। सो वो चीज़ जो है, मैं कहूँगा कि आप जब आपकी जर्नी चालू होती है, जब आप करना चालू करते हो, तो उस तरफ भी आपको जाना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। थोड़ा बहुत आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करो, थोड़ा बहुत वो करो, बट एट द सेम पॉइंट आपकी डिपेंडेंसी ज़्यादा है या कम भी है, तो लेट्स सपोज आफ्टर ए ड्यूरेशन ऑफ 6 to 8 months आपको चालू कर देना चाहिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। बट अगर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है तो यू कैन स्टार्ट एज अर्ली एज आफ्टर 3 or 4 months आफ्टर यू हैव। ओके, तो बेसिकली इस बारे में हम लोग डिटेल में आगे भी बात करेंगे कि जो फाइनेंस की जो हम लोगों को मिथ है कि आपको जैसे एज अर्ली स्टार्ट करना चाहिए। बट ये बातें भी ध्यान रखनी कि आप बहुत सारे शौक के साथ आते हो। जब पैसा अर्न करना शुरू करते हो तो आपके पास बहुत सारी चीजें दिमाग में होती है कि जब मैं कमाऊंगा तो ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा, तो वो सारी चीजें भी ध्यान में रखनी है। तो निशांत, ये बातें तो हो गई, इस बारे में हम लोग थोड़ी डिटेल में बात करेंगे आगे कि आपको कौन कौन से, जैसे आपके हमेशा शौक होते हैं कि जब मैं कमाऊंगा तो मैं ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा, तो ये सारी चीज हम लोग इन डिटेल में बात करेंगे। बट अगर आपने 6 महीने साल भर अपने कमा लिए, थोड़े से आपके पैसे इकट्ठे हो गए, तो पहला स्टेप निशांत क्या होना चाहिए एज अ सैलरीड पर्सन और एज अ इनकम पर्सन, कि आपको इन्वेस्टमेंट से पहले कुछ चीजें हैं जहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए, अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए अपने फ्यूचर प्लानिंग को लेकर, वो सारी चीजें, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? हाँ, तो मैंने जो सबसे पहली चीज़ की थी दैट इज टर्म इंश्योरेंस लेना। Okay. मैंने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले रखा हुआ है कि इन केस अगर कभी मेरे को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, तो एटलीस्ट माई फैमिली इज सिक्योर्ड ओवर देयर, राइट? ओके ओके, इट्स नॉट अबाउट जस्ट द फैमिली, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपकी एक डिपेंडेंसी रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, राइट? सो वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। और उसके लिए अगर आप एक मिनिमम अमाउंट, मतलब आजकल के हिसाब से तो 1 करोड़ का टर्नओवर आपको 800-900 रुपये में मिल जाएगा मंथली। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, 800-900 रुपये आपको कोई भी टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा, बट अगर आप स्मोकिंग करते हो तो वही, तो आपकी जो ये प्रीमियम है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब ये कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये आप एक वेबसाइट है डिटो ऐप करके, वहां पर आप जाके टर्म इंश्योरेंस के बारे में सारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं आपको एज ए व्यूअर बता रहा हूँ, ठीक है? तो वहां पर आप जाके टर्म इंश्योरेंस के एंड हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जान सकते हो। हाँ, तो पहली चीज़ है कि आपका टर्म इंश्योरेंस इन प्लेस होना चाहिए। ओके। दूसरी चीज़ है कि आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस रहना चाहिए।
बहुत बार ऐसा भी होता है कि कंपनीज प्रोवाइड भी करती हैं। हाँ। मेरे हिसाब से मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि आप कंपनी प्रोवाइड भी रखो, बस साथ में अपना एक इंडिविजुअल भी लो। हाँ, वो ज़्यादा बेहतर होता है। हाँ, ज़्यादा बेहतर भी होता है, और कभी कभी कंपनीज ही आपको अपने सीनियर पेरेंट्स के नहीं, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ, हम कवर करते हैं सारी चीज़ों को। जैसे मान लीजिए आपने कोई सैलरीड पर्सन है, ठीक है, मैं एज एन ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मेरा सैलरी से कुछ लेना देना नहीं है, तो सबको मद्देनजर रखते हुए हमने ये चीज़ें बात करनी है कि हेल्थ इंश्योरेंस एक होता है कि आपको कंपनीज दे ही देती है, ठीक है, बट एज इन जिसको नहीं मिलता उनको भी ये चीज़ें आपको कवर करनी चाहिए। बट बाय द वे, अगर मैं कंपनी से लेता हूँ तो कंपनी मेरे को प्रीमियम चार्ज करती है, वो मेरे रिडक्शन होता है, रिडक्शंस होते हैं, दैट इज अ रिडक्शन दैट वी नीड टू पे फ्रॉम आवर सैलरी। सो बेसिकली अगर आप बाहर से लोगे तो भी आपको पैसे लेंगे, आप कंपनी से लेते हो तो भी आपको पैसे लेंगे। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, मैं अपने पेरेंट्स का कंपनी से करा रखा है, देयर इज एक्सटर्नल सम ऑफ अमाउंट ऑफ मनी दैट वी नीड टू प्रोवाइड, तो उसको देने के बाद इट इज डन इनफ। सो वो चीज़ है कि भैया टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस अपना प्लेस पे रखो पहले। एंड नेक्स्ट आपका इमरजेंसी फंड के बारे में क्या कहना, वो भी एक आई थिंक मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कोविड के बाद लोगों के दिमाग में वो चीजें आनी शुरू हुई कि हाँ, एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। यस, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट कि आप लोग के पास एक इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए। तो मैं एज अ रूल ऑफ थंब मतलब ट्राई करता हूँ, लाइक इट्स ऑलवेज लाइक कि इमरजेंसी फंड के साथ ना मेरा एक सिंपल सा वैसा कुछ है कि अगर लोग बोलते हैं कि 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखो, अगर 12 महीने का है तो और भी अच्छा है, और भी अच्छा, राइट। हाँ। बट मेरे केस में वो 12 महीने का जो इमरजेंसी फंड है वो बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, तो अगर आपकी सैलरी इतनी अच्छी है तो वो एक प्रॉब्लम है। एक तो वो चीज़ है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि भले मेरी सैलरी कितनी भी हो, बट इमरजेंसी फंड मुझे 12 महीने के रखने की जरूरत नहीं लगती है, क्योंकि मेरे खर्चे उतने ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़े बहुत हैं, हाँ। बट उतने ज़्यादा नहीं है कि मैं क्योंकि इमरजेंसी फंड में बेसिकली आप टेक केयर करते हो आप बेसिक नेसेसिटीज का, जैसे रेंट हो गया, नहीं ये भी आ जाती है। अब जैसे मान लीजिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, बट इन केस कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो उस समय एट ए मोमेंट पे आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो उस समय के लिए आपको करना चाहिए। आई थिंक उसके लिए मैं 3 से 6 महीने का रखता हूँ, मतलब ट्राई किया जाता है। कुछ लोगों का इमरजेंसी फंड के बारे में मिथ भी है कि आपको एट अ टाइम ही रखना है, ऐसा नहीं है। आप एक छोटे छोटे बंच में आप अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, अपने सेविंग्स कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको बता दूंगा, जैसे आप एक रेगुलर एक टारगेट ले लो, टारगेटेड डेट तक ले लो कि मुझे 3 महीने का जो मेरा इमरजेंसी फंड है वो मुझे इस टारगेट में पूरा करना है, ठीक है। तो वो टारगेट के हिसाब से अपने जो स्मॉल अमाउंट्स हैं वो आप एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर लो। तो आई थिंक आप भी ऐसे ही कुछ करते होगे, या ऐसा ही कुछ, या आपका स्टाइल क्या है आपको इमरजेंसी फंड को कलेक्ट करने का? मेरा इमरजेंसी फंड का फंडा तो ऐसे सिंपल सा है कि मेरे थोड़े एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट साइड पे भी हैं, तो एक्सपेंसेस बोलो तो दीज आर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स, हाँ, जो कि आप लिक्विड में आप कभी भी निकाल सकते हो। हाँ, ऐसा कुछ हाँ, वो भी एक जरिया है, तो वो एक जरिया भी है मेरा इमरजेंसी फंड रखने का। ज्यादातर मैं पैसों को सेविंग्स बैंक में ज्यादा पैसे नहीं रखता। हाँ। मैं चाहूँ तो उसको कहीं और इजीली एक्सेसिबल जगह रखता हूँ, मतलब मोर लाइकली मोर लिक्विड। आपको जो रखना है पैसा वो आप कभी भी, अगर इमरजेंसी आ गई आज तो आज ही आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, किसी कुछ चार्जेस या कुछ इसके अमाउंट लेके। आपकी लिक्विडिटी होनी चाहिए आपके उस फंड में, तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई थिंक इमरजेंसी फंड के लिए। इमरजेंसी फंड तो इम्पोर्टेंट है, बट ये बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपके खर्चे कैसे हैं, उसके हिसाब से आप इसको 6 महीने से लेके 3 महीने से आई थिंक 8 महीने तक का टेन्योर सही होता है। इसके बीच में कभी भी आप कर सकते हैं। तो निशांत, अब नेक्स्ट प्लॉट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी मंथली एक हैंडसम सैलरी है, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि कंपनीज की बहुत सारी पॉलिसीज होती है, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। बट आप अपने जो सैलरी आती है उसको आप किस तरीके से ब्रेक डाउन करते हो? आपके जो एक्सपेंसेस हैं, आपकी जो प्रायोरिटीज है, प्रायोरिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है लाइफ में, मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है। तो आप उसके बारे में बताइए, क्या क्या आपके ब्रेक डाउन है आपके सैलरीज की? हाँ, तो लेट्स जस्ट अज्यूम कि सैलरी 2 लाख रुपए है, जस्ट इमेजिन कि इतने रुपए हैं, इमेजिनेशन, ठीक है। उसके बाद नाउ अभी कुछ कंसिडर कि इसका 25%
25% के आसपास आई हैव अ होम लोन, तो उसका ऑलमोस्ट 25% मेरी सैलरी का मेरे होम लोन हो जाता है। ओके, राइट, रेस्ट आई वुड से दैट इज अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पार्ट, लेकिन कुछ लोगों को लाइबिलिटीज लगी, कुछ लोगों को कुछ। बट मुझे लगता है कि ये बहुत शॉर्ट ऑफ थ्योरेटिकल फाइनेंस है, जो कि ये एसेट, घर आपका एसेट नहीं है, लाइबिलिटीज है, बहुत सारी चीजें हैं, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। एज इन इंडिया के इन्वेस्टमेंट के टर्म से मुझे लगता है कि वो भी एक एसेट है, आप अगर सोचो तो। इट करेक्ट, मतलब ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका किस एरिया में घर है, उसकी वैल्यू कितनी हाँ, आपकी प्रॉपर्टी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट करता है कि आपने जो अगर इन्वेस्टमेंट किया वो प्रॉपर्टी क्या है और कैसी है। अगर मार्केट लेवल पे आपका घर है या कहीं है जहाँ पे आपको पता है कि वैल्यू बढ़ने वाली है, देन इट्स गुड इनफ, आप आराम से उसको एज एन इन्वेस्टमेंट मान के रख सकते हो, एज एन एसेट मान के रख सकते हो। उसके बाद रफली लेट्स सपोज 5% 5 से 6% पीपीएफ में जाता है ऑन अ मंथली बेसिस। प्रोविडेंट फंड है ये, ठीक है। और घर का रेंट मिला लो, मेड, कुक एंड ऑल दीज एक्सपेंसेस, इफ वी कंसीडर ऑल दीज, ये भी ऑलमोस्ट 10 से 12% होगा मेरे टोटल। अच्छा, हाँ, तो मैं सब कुछ परसेंटेज में बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि तो ऑलमोस्ट आपका जो बेसिक नेसेसिटी है, जो हर वक्त आपका हर महीना ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है, yes, वो आपके सैलरी का ऑलमोस्ट 50% से ऊपर है, 50% के हल्का नीचे, बट ठीक है, उसी के आसपास। तो इतना आपका मतलब ऑलमोस्ट आपका 50% सैलरी, जस्ट कंसिडर करते हैं आपके जो 50% की जो सैलरी है वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड जो एक्सपेंसेस है रेगुलर, जिसको आप हर महीने कट नहीं कर सकते हो, वो सारी चीजें हैं। बाकी के 50% का आपका क्या सोचना है? बाकी के 50%, yes, that's where I said, right, emergency fund and all these things. हाँ. तो बाकी के 50% से मैं कुछ डायनेमिक इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ। तो चलिए आगे बात करते हैं, इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताइए। ये तो 50% आपके जो एक्सपेंसेस हो गए, आपके जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप उसको जाना ही जाना है। तो अब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आपके इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, जो बाकी आप 50% करते हो उसमें खर्चे क्या हैं, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, और अब पहले प्रायोरिटीज की बात करते हैं कि आप जो बाकी 50% सेव करते हो उसमें प्रायोरिटीज आपने क्या क्या रख रखा है। यार तो देखो, सिंस यू नो मी फ्रॉम कॉलेज डेज, हम लोग बहुत स्टार्टिंग से जिम करते थे, तो अपन फिटनेस में थोड़ा सा है, तो मेरा एक खर्चा वो रहता है कि मंथली ऑन अ जिम पर्पस एंड देयर आर सम सप्लीमेंट्स दैट वी टेक, नॉट एनीथिंग एक्स्ट्रा, जस्ट वे प्रोटीन, नॉर्मल सप्लीमेंट्स एंड नॉर्मल डाइट्स की बात कर रहे हैं। दूसरा, मेरे को गैजेट्स का उतना शौक नहीं है, मतलब गैजेट से बोले तो मतलब लोगों को शौक रहता है कि नया ईयरफोन ले लिया, नया वो ले लिया, ये ले लिया, उसका शौक मेरे को ज़्यादा नहीं है। मतलब इफ आई एम बाइंग ए गैजेट, अगर मैं कोई भी आईफोन भी लेता हूँ तो उसको ऑलमोस्ट 3-4 साल तक घिसता हूँ। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बंदा जो गैजेट खरीदता है हाँ, खराब है, ये भी नहीं है, वो उसकी प्रायोरिटी है, प्रायोरिटीज है, वो उसकी प्रायोरिटी है, और वो करना भी चाहिए, आपको अपनी प्रायोरिटीज फुलफिल करनी चाहिए। अगर आप अच्छा कमा रहे हो तो आपकी प्रायोरिटीज थोड़ा बहुत आपकी परसेंटेज ऑफ योर सैलरी शुड गो ओवर देयर वेयर यू आर एनहांसिंग योर लाइफस्टाइल एनहांस कर रहे हो, कुछ चीजें ले रहे हो जो आपको पसंद है, राइट। वरना वो कहीं मोटे भी नहीं बचता, कभी आपको वो चीजें नहीं समझ में आ रही कि भाई कमा किसके लिए रहा हूँ, क्या एग्जैक्टली एक ड्राइविंग फोर्स तो हो ना, वो चीज एग्जैक्टली ड्राइविंग फोर्स है आपके पास, आपको कुछ लेना है तो आप उसलिए कमाते हो, आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, आपको प्रोटीन लेना है, उसलिए आप कमाते हो। मेरा जो दूसरा खर्चा है गाइस, दैट इज ऑन परफ्यूम्स। तो परफ्यूम्स बहुत पसंद है मेरे को, और मैं वो लेते रहता हूँ। एक्सपेंसिव परफ्यूम्स का इनको बहुत ज्यादा शौक है, तो ये इनकी परफ्यूम्स की कलेक्शन ऑलमोस्ट 1 लाख से ऊपर की है। मैं आपको ये क्लिप भी आपको दिखा दूंगा, आपको इनकी कौन कौन सी परफ्यूम्स है, तो वो अभी आप चेकआउट कर लेना। और तीसरा जो खर्चा है मेरा, मतलब आई वुड से कि वो भी एक ओके चीज़ है कि गाड़ी है मेरे पास, उसकी EMI में भरता हूँ। जो मुझे लगता है कार के बारे में या 4 व्हीलर के बारे में, आप 2 व्हीलर भी रखो, कुछ भी रखो, कोई भी आप ट्रांसपोर्ट के लिए कोई भी चीज़ रखो, स्कूटी रखो, 2 व्हीलर रखो, 4 व्हीलर रखो। मेरा जो सोचने का नज़रिया है वो थोड़ा सा अलग है। वो ऐसा है कि लेट्स सपोज अगर मैं एक गाड़ी बाई कर रहा हूँ, तो अगर मैंने 10 लाख की गाड़ी बाई की, अगर मैं उसको 4 साल रखता हूँ और 4 साल बाद मैं अगर उसको डिप्रिशिएट करके 7 लाख में बेच पा रहा हूँ, तो दिस मीन्स दैट मेरे को टोटल 4 साल का उस कार का ओनरशिप कॉस्ट पड़ा 3 लाख रुपए। तो मैं कुछ उस तरीके से सोच के वही मैं बोल रहा था कि आपको प्लानिंग करना चाहिए कि आपने जो जहाँ पे एक्सपेंस किया है इस मटेरियलिस्टिक चीजों में, तो वो आपको कहाँ पर वैल्यू ऐड करती है। अगर गाड़ी खरीदा है तो इसने अच्छे से बताया कि
इसका जो प्लान है गाड़ी खरीदने का कि ये ओनरशिप कॉस्ट देखता है, तो वो सारी चीजें जो आपको देखनी चाहिए। हर चीज आपको बेसिक थ्योरेटिकल फाइनेंस पे नहीं जाना चाहिए आई थिंक मेरे हिसाब से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्लॉट के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं निशांत भाई के इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो वो चलिए चेकआउट करते हैं और उनके इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग रिव्यू भी करेंगे, जैसा कि मैं खुद एक फाइनेंस गाई हूँ। तो उस बेसिस पे मैं इनको बताऊंगा कि कौन कौन से इनके इन्वेस्टमेंट सही हैं और कहाँ पे इनको थोड़े से सुधार करने चाहिए। तो आप बता दीजिए आपकी इन्वेस्टमेंट्स कौन कौन सी है। हाँ, तो पहले जो मैंने 2 फिक्स इन्वेस्टमेंट बताई, फिक्स इन्वेस्टमेंट्स रियल एस्टेट्स हो गए। हाँ, एक मेरा हाउस है, मैं उसको इन्वेस्टमेंट ही मानता हूँ। एक वो चीज़ है जिसकी मंथली मैं कुछ दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट 25% ऑफ माय सैलरी। सेकंड पार्ट कम्स ऑन द पीपीएफ पार्ट, वहाँ पे भी मंथली। तो प्रोविडेंट फंड में आपको मैं बता दूं, प्रोविडेंट फंड में आप ईयरली 1.5 लाख रुपए दे सकते हो, मैक्स टू मैक्स, एंड मिनिमम आप 500 से स्टार्ट कर सकते हो। आप हर मंथ के टेन्योर में भी डाल सकते हो या लमसम अमाउंट ऑफ 1.5 लाख डाल सकते हो, और उसके रिटर्न टैक्सेबल है। हाँ, उसके रिटर्न टैक्सेबल नहीं है और आप उसको एटीसी में एग्जेम्प्ट भी करवा सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको पीपीएफ एक रिटायरमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। आप अपने लिए प्लान कर रहे हो, अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो। ऐसी थी कि भैया चलो मेरा हाउस लोन है, तो अगर मैं हाउस लोन चुका रहा हूँ, लेट्स सपोज अगर वो 50-60 लाख रुपए मैं अगले 10 साल में भरता हूँ, तो मैंने अच्छे 10 साल में 50-60 लाख रुपए हाउस लोन से भरे, तो अगर मैं वही पीपीएफ भी अगर मैं 1.5 लाख रुपए सालाना डालता हूँ, तो 10-15 साल बाद सेम अमाउंट मेरे पास और एक जगह खड़ा हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो वो चीज सोच के मैंने दोनों को एक साथ ही प्लान कर दिया था कि चलो अगर यहाँ से जा रहे हैं तो 10-12 साल बाद आपने अपना घर का ईएमआई आपने इससे प्लान कर दिया, वो यहाँ पैसा आ जाएगा। हाँ। तो मेरे को शायद उतना ज्यादा बर्डन, हाँ, कि वो आपका वहां गया तो यहाँ रखा भी है मेरे पास। तो उस हिसाब से मैंने प्लान करके 1.5 लाख रुपए पीपीएफ का देखा था। और ऑब्वियस चीज है कि रिस्क नहीं है उसमें, एकदम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट के ऊपर सिक्योर्ड है, तो आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। तो इसके ऊपर भी हम लोग किसी और दिन बात कर लेंगे पीपीएफ के बारे में डिटेल में। तो इनका बेसिक यही है कि आप देख लो कि कैसे इसने अपने हाउसिंग को एक प्लान किया, फिर उसके बेसिस पे पीपीएफ को प्लान किया। तो सारी चीजें अगर आप प्लान करके चलते हो तो आपको एसेट एंड लाइबिलिटीज आप डिसाइड करते हो, राइट, कि कौन सी आपके लिए एसेट है, कौन सी चीजें आपके लिए लाइबिलिटीज हैं। तो आई थिंक वो डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए। तो अब बात करते हैं इनके इक्विटी इन्वेस्टमेंट की, जो जिस पे ये पूरा होल चैनल है। तो इनके इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इनके इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग रिव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी इनकी इन्वेस्टमेंट्स है। तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो टोटली 3 म्यूचुअल फंड्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स मैं देख सकता हूँ, जो बेसिक मिस्टेक जो हर कोई म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने से पहले करता है, तो ये मैं इनको बताऊंगा, ठीक है। तो पहला इनका इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मिराई एसेट है। दूसरा इसका क्वांट्स टैक्स सेवर, एंड तीसरा आपका कैनरा का रिबेको, ठीक है। जो म्यूचुअल फंड में आप जब भी इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहली चीज होती है कि उसके जो एसेट एलोकेशन है वो कहाँ कहाँ पर है, जो उनके मैनेजर हैं, जो उनकी एएमसी है, जो एसेट मैनेजमेंट हाउस है, कंपनीज है, वो उस फंड्स में कौन कौन से स्टॉक्स में आपके डाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो इनकी इन्वेस्टमेंट में टोटली इक्विटी बेस्ड है, तो आई थिंक इनको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। इक्विटी, डेप्थ, सारी चीजें में इन्वेस्टमेंट को आप डाइवर्सिफाई करना चाहिए, बट ठीक है, हम देख लेते हैं। अभी यहाँ पर अगर आप देखो तो हम इनको कैनरा में दिखा रहे हैं, इनकी जो एसेट एलोकेशन है देख लो। यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, इन्फोसिस आप यहाँ पर देख सकते हो, इन्फोसिस, स्टेट बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, सारे ऑलमोस्ट बैंकिंग सेक्टर्स हैं। जो एफएमसीजीज के 1-2 हैं, ठीक है, भारतीय एयरटेल्स। सिमिलरली अगर आप क्वांट्स में देखोगे तो क्वांट्स में भी आपको दिखेगा एसबीआई, आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। इसमें थोड़े से चेंजेस हैं, जिसमें आपको मेजर स्टेक आईटीसी का, एफएमसीजी का, जिसमें इसीलिए आपको इसमें थोड़ा से रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है। और तीसरा जो आपका जो पहला इन्वेस्टमेंट था मिराई का, तो मिराई में अगर आप देखो तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इनमें भी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, एसबीआई, भारतीय एयरटेल, ठीक है। मेजर आप स्टेक्स जो देख सकते हो ये मेजर सेम के ही हैं, सेम स्टॉक्स हैं। आप मिराई में देख लो और कैनरा में देख लो, ऑलमोस्ट दोनों सेम है। तो आपने 2 जगह इन्वेस्ट किया है, 2 जगह आप पैसे भर रहे हो इन्वेस्टमेंट के, बट दोनों जगह एक ही जगह जा रहा है, एक ही एसेट में जा रहा है। तो ये जो बेसिकली ये पहला बंदा नहीं है जिसने ये गलती करी है, आम गलतियां हैं। तो आप हमेशा जब भी आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो तो आई थिंक आपको ना एसेट एलोकेशंस देख लेना चाहिए कि किस एसेट में वो कर रहा है, किस सेक्टर में कर रहा है, ठीक है। देखो मैं सिंपल बताता हूँ,
मैं बंदा नहीं हूँ फाइनेंस का, ठीक है। मैं टेक केयर कर लूंगा। मुझे दिखता है, मैं निकालता हूँ, मैं डाल देता हूँ, राइट। अब वो किस में एसेट एलोकेशन है, क्या है, तो ये चीजें आई थिंक व्यूअर्स को ध्यान में रखनी चाहिए, ध्यान एक में इन्वेस्टमेंट रखनी के चाहिए। पर्पस से आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, उसके लिए आप इसका चैनल फॉलो करो, ये आपको Thank you. बताता रहेगा। हाँ, तो सब्सक्राइब कर देना। मैं उसके लिए एकदम भी सही बंदा नहीं हूँ। मैं तो यही दिखता हूँ क्या कि इन्वेस्टमेंट है, इतने रिटर्न है, ये एक्सपेंस रेशियो है, लेकिन एसेट एलोकेशन की जहाँ तक बात नहीं है, मेरे को उतना आइडिया नहीं है और मैं खोल के देखता भी नहीं हूँ। बेसिकली ऐसी चीज़ें मैं बस पैसा डाल के रख देता हूँ और सोचता हूँ कि बस बढ़ जाए। उतना ही है अपना सोच, और तो कुछ अभी ज़्यादा देखते नहीं। हाँ, भले ही आपने बोला कि हाँ एसेट एलोकेशन थोड़ा बहुत आपको फाइनेंस में घुसना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, सही बात है, फाइनेंस घुस के क्योंकि आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना पैसा के साथ साथ आई थिंक टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो। हाँ, तो वो चीजें आपको मैटर रखती है, क्योंकि मुझे लगता है कि पैसे से ज्यादा वैल्यू आपकी टाइम की हो जाती है। यस यस, क्योंकि आप जितने देर वो पैसे वहां पर इन्वेस्ट करके रखते हो, जितनी टाइम तक वो रहता है, उतनी टाइम में वो वैल्यू आप कहीं भी बढ़ा सकते हो। और ऐसे अगर आपका कोई मतलब नहीं है, अगर आप एक ही जगह कर रहे हो, कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू डिग्रेड होती जाएगी। हाँ। तो वो चीजें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट में, जो कि फन पार्ट है, और इसमें आपके बहुत सारे फाइनेंस की मिथ बस्ट होने वाली है। आई थिंक इस वीडियो में, पूरे वीडियो में आपको कुछ कुछ मिथ बस्ट हो चुकी होगी। तो बात करते हैं इन्वेस्टमेंट वर्सेस लाइफस्टाइल की। जब भी आप कमाना शुरू करते हो तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि निशांत की आपको 50% ये रखना चाहिए, 20% यहाँ एलोकेट करना चाहिए, 10% यहाँ एलोकेट करना चाहिए। बहुत सारे आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें, आप किताब में भी यही चीजें आप आर्टिकल पढ़ोगे तो देखोगे। आपको कहां तक लगता है कि वो चीजें सच है एज अ प्रैक्टिकल लेवल, मतलब जब आप लाइफ में उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो तब वो कहां तक सच है? यार देखो, सबकी अपनी अपनी पर्सपेक्टिव होती है। सबकी अपनी अपनी पर्सपेक्टिव होती है। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ। कोई बोलता है कि भैया एकदम लग जाओ इन्वेस्टिंग में, चाहे तुम जियो एकदम पागलों की तरह, कचरों की तरह। मैं एकदम उस पर बिलीव नहीं करता हूँ। कम से कम थोड़ी बहुत आपको अपनी लाइफस्टाइल, मैं भी उस पर एग्री करता हूँ, मेंटेन करना चाहिए। हाँ, मतलब अगर आपको ऐसा है कि आप एकदम ज्यादा ही खर्चीले हो और अपना सारा सैलरी उठा के आप अपने लाइफस्टाइल में डाल रहे हो एंड यू डोंट हैव एनी सेविंग्स, यू डोंट हैव एनी इन्वेस्टमेंट, पर्सपेक्टिव से आप देखो तो आप 50-30-20 वाला जो रूल है, हाँ, वो आप चालू कर सकते हो फॉर डिसिप्लिन, हाँ, खुद को डिसिप्लिन रखने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए। बट मैं नहीं बोलता कि मैंडेटरी है या हर एक के लिए अप्लाई करता है। बट अगर आप एकदम ही उस ट्रैक पे नहीं हो जहाँ पे आप सारे पैसे उड़ा दे रहे हो, तो उससे अच्छा है कि आप 50-30 रूल फॉलो ही कर लो। कम से कम थोड़ी बहुत सेविंग्स हो जाएगी, राइट। बट अगर आप करते हो, अगर आप सीरियस हो अपने फाइनेंसेस को लेके, तो मुझे लगता नहीं कि 50-30-20 रूल अप्लाइज टू एवरीवन। अगर आप बहुत ही सीरियस हो अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके, तो आप अपने हिसाब से डाइवर्सिफाई कर सकते हो, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। आई ट्राई टू प्लान इट वेरी डायनेमिकली। कभी कभी मैं इन्वेस्टमेंट्स में डालता हूँ, कभी कभी मैं उसको सेव करके अपने नॉट लाइबिलिटीज, अपने इंटरेस्ट के लिए रखता हूँ। जैसे मेरे सप्लीमेंट्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, या मेरा कार हो कुछ अपनी जो आपकी प्रायोरिटीज है उस पे भी आप इन्वेस्ट करते हो। हाँ, वो भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है गाइस, क्योंकि बहुत आम बात है, आपको हर जगह सुनने को मिलता है कि आप यहाँ पे सेविंग्स करो, यहाँ सेविंग्स करो, इसको कट करो, ये एक्सपेंसेस कट करो। आई थिंक आपकी जो प्रायोरिटीज है उसको आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल में वो वैल्यू ऐड करती है। आप अच्छे परफ्यूम यूज करते हो, या आप अच्छी डाइट प्लान करते हो, आप अपने अच्छे कपड़े पहनते हो, तो ये सारी चीजें जो बेसिक नेसेसिटीज है, जो आपके अंदर एक चेंज लाता है और आपके लाइफस्टाइल को इंक्रीज करता है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट दिखते हो, आप हर जगह बात कर सकते हो। तो वो एक अलग चीज है जो आपके खुद के पर्सनालिटी पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो सारी चीजें भी हैं आपको, ठीक है, जो एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट भी एक इन्वेस्टमेंट है। यस, और मैं बोलूँगा कि भैया वो परसेंटेज ऑफ सैलरी दैट यू वांट टू पुट ऑन योर एक्सपेंसेस, जो आपके लाइफस्टाइल के ऊपर आप अपना डालना चाहते हो, वो आप खुद डिसाइड करो। मतलब अगर आपके पास एक डिसिप्लिन है, सो एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी एबल टू हैव दैट डिसीजन कि भैया कितना परसेंटेज मेरे को बचा के रखना है जो मैं अपने लाइफस्टाइल के लिए डालूं, और कितना परसेंटेज है जो मेरे को मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए। बट ये जरूरी नहीं है कि ये मंथली ऑन अ मंथली बेसिस सेम ही रहे। आप कभी ऑन अ मंथ मैंने 20% वहां डाल दिया, 30% लाइफस्टाइल के रख लिया, आपको बस अपने हिसाब से कैलकुलेट करके चीजें रखनी पड़ेगी। अगर आप फाइनेंशियली अच्छे से स्टेबल हो या होना भी चाहते हो, तो ये अच्छा प्रैक्टिस है कि आप अपने जितने भी एक्सपेंसेस है सबको ट्रैक करो। एग्जैक्टली। और अगर आने वाले आपका कोई लाइफस्टाइल की चीज है, लेट्स सपोज आपको कोई गैजेट लेना है या आपको कोई परफ्यूम लेना है, कुछ भी लेना है, हम लोग उसको प्लान करो। ऐसा नहीं है कि बस जाओ और ले लो।
मतलब अगर पैसे हो तो आप जाके ले सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। Exactly, हाँ। भी ले सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि अगर आपको अपनी प्रायोरिटीज को आपको प्लान करना चाहिए, प्लान करना चाहिए कि कैसे लूं, अगर मैं ले भी रहा हूं तो किन किन चीजों या कोई भी मेरी इन्वेस्टमेंट है उस पर कैसे इफेक्ट पड़ेगी, वो चीजें आपको ध्यान में रखनी तो चाहिए। इन शॉर्ट आपको अपनी जो चीजें फाइनेंस है उसको ट्रैक डाउन करना चाहिए। कोई बेसिक रूल नहीं है कि आपको 50% यहाँ डालना है, 20% यहाँ डालना है, आपने यही काम करना है। आप अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से, आप अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से अपनी चीजों को चेंज कर सकते हो, बट उसको ट्रैक करना बहुत जरूरी है कि आप कब चीज कहाँ एक्सपेंड कर रहे हो, एक्सपेंस कर रहे हो, कौन सी चीज कहाँ पे आप खरीद रहे हो, कहाँ पे आप सेव कर रहे हो, वो सारी चीजें ट्रैक रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक प्लान्ड वे में आपको रखना चाहिए। स्पेंडिंग विदाउट ट्रैकिंग यू विल नेवर नो वेयर इट गोस। एग्जैक्टली आपको पता भी नहीं चलेगा कि, और मतलब वो चीज हो जाती है, मेरे दोस्तों के साथ है कि महीना हुआ नहीं ये तो अकाउंट जीरो चला गया। अरे हमारे दोस्त म्यूचुअल है तो हाँ, मैं भी जानता हूँ उनको। तो वो चीज अगर आप मतलब ट्रैक डाउन नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो जीरो हो भी जाएगा। Exactly. लेकिन अगर आप ट्रैक करोगे तो आपको पता चलता ही रहेगा। चलो अगर जीरो भी हो रहा है तो आपके दिमाग में रहेगा कि भैया फलाना ये चीज है जिसकी वजह से जीरो हो रहा है, तो अगले महीने मेरे को उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वो चीज आपको पहले से पता रहेगी। Until unless it is very late, तो वो आपको लेट नहीं, आपको पहले ही चीजें बता देंगे अगर आप ट्रैक करोगे। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि इन शॉर्ट आपको जो करना चाहिए वो एक प्लान वे में चलना चाहिए। पहला हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ये दोनों प्लान कर लो। जो आपकी इमरजेंसी फंड है, ये 3 चीजें हमेशा प्लान करके चलो कि ये 3 चीजें तो मैंडेटरी है ही, आपको ये चीजें करनी है, बट इसको आपको एट अ टाइम नहीं करना है, ठीक है। इसको भी आप प्लान करके कर सकते हो कि हाँ हर महीने मैं इतना सेव करूंगा, इसके बेसिस पे मैं करूंगा, ठीक है। दूसरी जो आपके इन्वेस्टमेंट्स एंड आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको बैलेंस करके रखो। ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, आप रह रहे हो, बहुत से कपड़े भी आपने नहीं खरीदे 2 साल से, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ वेरी थ्योरेटिकल एंड सुनने में अच्छा लगता है बस, ठीक है। प्रैक्टिकली पॉसिबल उतना नहीं है, आपको प्रैक्टिकल करना भी नहीं चाहिए। तो वो सारी चीजें आप प्लान करके चलो, ठीक है। तो ये था ओवरव्यू आपकी पूरे एक सैलरीड पर्सन के लाइफस्टाइल के बारे में। मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि एक फाइनेंशियली आपको किस तरीके से प्लान करना चाहिए और अपने लाइफस्टाइल को कैसे बैलेंस करना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब के लिए मैं निशांत भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बता दो व्यूअर्स को हमारे। भाई बहुत मेहनत करता है मेरा भाई, तो आप जरूर जाके रिच मनी ट्रेडर्स के सारे वीडियोस देखिए। जैसे कि हमने अभी पॉइंट आउट किया, मेरे म्यूचुअल फंड्स बहुत खराब है, तो ये शायद आपको, अगर आप इनके वीडियोस देखेंगे तो आप मेरे जैसे मिस्टेक्स नहीं करेंगे और probably will choose the right funds. So do follow and like and subscribe this video, and go and subscribe to the channel of Rich Money Trader. Thank you guys. So till then, thank you and happy investing. Happy investing.